करो, क्या देखा आपने? हाँ, फिर? हाँ। तो क्यों? हाँ। हम्म। तो ऐसे क्यों? हाँ, हो सकता है कि वो वेन से निकला हो। और ये बताओ कि ब्लड निकल क्यों रहा था? लड़ाई कर रहे थे आप? हाँ? नहीं, आपने जो पॉज लिया 2 सेकंड का, उससे मेरे को पता चल गया है कि आप लड़ाई कर रहे थे। किस बात पे लड़ाई कर रहे थे? पेरेंट्स को पता है कि नहीं पता है? अच्छा, इतना चलता रहता है। अच्छा। अच्छा, चलो। हमने लास्ट क्लास में डब्ल्यू बी सी कंप्लीट करी थी, है ना? बिल्कुल सही। मैं आपकी क्लास इसलिए अभी ले रहा हूँ क्योंकि जो केमिस्ट्री वाले सर थे उनको कहीं जाना था, तो उनके रिप्लेसमेंट में मैं ले रहा हूँ, ठीक है? हाँ। अच्छा, कल जो है वो फिर आपकी क्लास लेंगे, है ना? मेरी वाली क्लास जो होगी ना, उसकी जगह वो ले लेंगे। समझ गए ना, जो कल मेरी होती है ना? ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं बच्चे? बेसिकली ये प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स तो सुना ही है ना आपने? हम्म, जो हमने 3 ब्लड सेल्स पढ़े थे, जिसमें आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था और प्लेटलेट्स था। तो आरबीसी को हम बोलते थे बच्चे इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते थे ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट क्योंकि वो वाइट कलर का था। और थ्रोम्बोसाइट को हम जो है नाम यूज़ करते हैं किसके लिए? प्लेटलेट्स के लिए। क्लियर? चलिए, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन भी वहीं हुआ है जहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का हुआ है। कहाँ फॉर्मेशन हुआ है इन सबका? ब्लड। ये तो ब्लड में रहते हैं, फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? एक मैंने जगह बताई थी ना, बोन मैरो। हाँ। हाँ, बिल्कुल। तो फॉर्मेशन जो है इनका हुआ है रेड बोन मैरो के अंदर। क्लियर हो रही ना बात? ये जो है बेसिकली एक्चुअल में सेल नहीं होते। ये एक सेल होती है जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट्स। क्या नाम है इसका? मेगा कैरियोसाइट्स। एक बड़ी सी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रही है? सेल मिल रही है, ठीक है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है? रेड बोन मैरो में ये वाली सेल क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है? इस रेड बोन मैरो का हम कहें कि क्या हो जाता है एक तरीके से, जैसे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन समझ रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन समझते हैं नहीं समझते? है ना, मतलब इसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ये टुकड़े नजर आ रहे हैं। क्लियर है? ये इस तरीके से ये बेसिकली है क्या? ये इसी सेल के फ्रेगमेंट्स हैं, है ना? तो जो फ्रेगमेंट बना, इसी को हम नाम देंगे क्या? प्लेटलेट्स। यही एक्चुअल में प्लेटलेट्स हैं, ठीक? कौन सी सेल के फ्रेगमेंटेशन से बने? तो आप याद रखेंगे, मेगा कैरियोसाइट्स होती हैं एक सेल जो पाई जाती हैं रेड बोन मैरो में। और उस सेल के फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स नाम के ये सेलुलर फ्रेगमेंट्स नजर आते हैं। क्लियर है? क्या एक्चुअल में प्लेटलेट्स खुद सेल हैं या सेल के फ्रेगमेंट्स हैं? हाँ, फ्रेगमेंट्स हैं, है ना? तो सेलुलर फ्रेगमेंट्स हैं ये बेसिकली। क्लियर है? समझ में आई कि बात नहीं आई?
ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, जैसे हमने आरबीसी को लिखा था कि आरबीसी जो है वो 5 मिलियन नंबर्स में प्रेजेंट होती हैं पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में। सेम एज इट इज हमने डब्ल्यूबीसीज के लिए भी एक नंबर हमने नोट डाउन किया था कि वो कुछ 6000 है ना नंबर में प्रेजेंट होती हैं पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में। ऐसे ही प्लेटलेट्स का भी नंबर है, और प्लेटलेट्स का नंबर क्या है बच्चे, ये ऑलमोस्ट 2 लाख टू 4 लाख है ना, इनका काउंट होता है पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में। समझ में आई? 2 लाख से 4 लाख के बीच के अंदर इनका काउंट होता है। किसका काउंट है ये बच्चे? ब्लड में प्लेटलेट्स का। हाँ, आरबीसी का 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी का थाउजेंड्स में है, 6000 8000। ऐसे ही प्लेटलेट्स का है बच्चे 2 लाख टू 4 लाख। हाँ लिख लो पहले। ये याद रखना कि प्लेटलेट्स जिन सेल से बनी है उन सेल को बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। हम्म। ठीक है, आरबीसीज का जो रोल था जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि वो बेसिकली क्या करती थी, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती थी एक जगह से दूसरी जगह, है ना, ऑक्सीजन को, CO2 को। ऐसे ही कल जब हम डब्ल्यूबीसी पढ़ रहे थे तो हमने डब्ल्यूबीसीज में भी देखा था कि कई सारी डब्ल्यूबीसीज होती है ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, उसके अलावा मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और उनका सबका काम जो था कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करना था। इम्यून सिस्टम में कैसे कि कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया से फाइट कर रहे थे, फेगोसाइटोसिस करके बैक्टीरिया को एनगल्फ करके उसको किल कर रहे थे। उसके अलावा या तो वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर रहे थे। एंटीबॉडीज एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो बेसिकली किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो हमें आरबीसी का रोल समझ में आया कि वो गैसियस ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। डब्ल्यूबीसी का रोल समझ में आया कि वो हमारे इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के अंदर, प्लेटलेट्स, ये फ्रेगमेंटेड सेल, इनका क्या रोल है, क्या आपको पता है? इनका, प्लेटलेट्स का, इनका रोल है बच्चे,
जैसे आप आज बात कर रहे थे कि आपके साथ कुछ इंसिडेंस हुआ है ना, उसमें आपका ब्लड लॉस होने लगा थोड़ा थोड़ा, तो उसके 2-3 मिनट बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो कट रहा होगा उसमें क्या बन गया, एक क्लॉट बन गया, है ना। तो क्लॉटिंग बेसिकली क्या है कि जो ब्लड लॉस होना था, क्लॉटिंग की वजह से अब वो ब्लड लॉस नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही ना, ब्लड क्लॉटिंग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मतलब खून का जम जाना या खून का थक्का बन जाना, जिसकी वजह से आपकी जो वो डैमेज्ड आर्टरी होगी या वेन होगी या कैपिलरी होगी, जो भी ब्लड वेसल है, उसमें एक लेयर आ जाएगी ऊपर से, और उसकी वजह से ब्लड जो है लॉस नहीं होगा। क्लियर है? तो वो जो प्रोसेस है क्लॉटिंग की, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो कौन प्ले कर रहा है बच्चे? प्लेटलेट्स प्ले कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहां हम लिख लेंगे कि प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है बच्चे? इट हाँ नहीं, बर्न बर्न का मतलब ये होता है कि उसको आपने कंज्यूम कर दिया तो वो कम हो गया, और क्या। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स के बारे में हम लिख रहे हैं कि इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हाँ ज्यादा नंबर में होगा तो भी ब्लड क्लॉट ज्यादा होगा, और कम होगा तो भी दिक्कत है, तब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, है ना, तो भी दिक्कत है। हाँ बिल्कुल। तो डेंगू में जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं वायरल इन्फेक्शन की वजह से, उसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो अगर ज़्यादा प्लेटलेट काउंट कम हो गया तो अंदर जो इंटरनल इंजरीज हो रही हैं उनकी क्लॉटिंग करने के लिए वहाँ पे प्लेटलेट्स उतने अमाउंट में या उतने नंबर्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर? और सीवियर केसेस में फिर डेथ भी हो जाती है डेंगू में। समझ में आई? हाँ, अगर जैसे ये ये जैसे ये जो काउंट है ना बच्चे, 2 लाख टू 4 लाख, तो अगर ये नंबर 50,000 के बिलो चला जाता है प्लेटलेट्स का, तो अल्टीमेटली डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, डेंगू में क्या बोला आपने बच्चे? मिलियंस में डेथ हो चुकी हैं, मिलियंस में। और क्या, हर साल डेंगू आता है, हर साल उसकी वजह से लाखों लोग मरते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि वो आपको इंडिया में वैसी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं आपको, हो सकता है कि मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है या आपको उस तरीके का न्यूट्रिशन मिल रहा है जिसकी वजह से आप रिकवर कर जा रहे हैं, है ना, नारियल पानी मिल रहा है, आप रिकवर कर जा रहे हैं। लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वो बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है ना, मेडिकल की हो या न्यूट्रिशन की हो। तो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, है ना, जो बिलो पॉवर्टी है, बांग्लादेश है बिलो पॉवर्टी है ना, पाकिस्तान है, ये जो कंट्रीज हैं उनमें रहने वाले जो लोग हैं, वहां जब डेंगू फैलता है तो वहां वो लाखों लोगों को निपटाता हुआ चला जाता है। क्लियर हो रही ना बातें? हमारे यहाँ पे अफेक्ट उसका कम देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। हम पहले से ही अवेयरनेस का एक जो प्रोग्राम है वो इनिशिएट कर देते हैं जनरल पब्लिक के अंदर, कि जो एक्यूमुलेशन है वाटर का वो हम ना करें, ताकि जो उस डेंगू को एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट करने वाला जो वेक्टर है, जो कि एक मॉस्किटो होता है, उसका जो है फ्लरिशमेंट ना हो, वो फ्लरिश ना हो पाए बेसिकली, है ना। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कि इनकेस डेंगू हो भी गया है तो हम मेडिकल फैसिलिटीज़ उस तरीके से प्रोवाइड करते हैं और देखभाल करते हैं कि वो बच जाता है। पर डेथ तो तब भी होती है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में 0 डेथ हैं डेंगू की वजह से, डेथ यहाँ पे भी होती है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पे भी डेथ होती है। क्लियर है? लाखों लोगों को डेंगू होता है तो हज़ारों में डेथ भी होती है। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए, तो अब हमने इसके बारे में देख लिया कि फॉर्मेशन कहाँ हुआ और कौन सी सेल है जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद इसका काउंट देख लिया और इसका हमने फंक्शन देखा। इसका फंक्शन क्या है बच्चे? इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग।
ठीक है। और इसके अलावा एक टर्म और भी लिख सकते हो, ब्लड कोएगुलेशन, कोएगुलेशन। क्लॉटिंग के लिए एक और टर्म है कोएगुलेशन। COAGULATION। इसका भी अगर कोई लाइफ स्पैन पूछे प्लेटलेट्स का, तो इट हैज लाइफ स्पैन ऑफ 3 to 5 days। क्लियर? 3 से 5 दिन में इनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती है। क्लियर? चलिए, अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जो आज आपने फेस भी किया, आपने उसको आज एक्सपीरियंस भी किया। ये पूरा बोर्ड वर्क हो गया ना? हाँ, तो चलिए ब्लड क्लॉटिंग समझते हैं क्या होता है। हेडिंग है ब्लड क्लॉटिंग। क्या है बच्चे एक्चुअल में? अ मैकेनिज्म to stop the blood loss after an injury or cut। समझ में आई? ब्लड क्लॉटिंग क्या है एक? हाँ बच्चे, ब्लड क्लॉटिंग क्या है एक? वो जब ब्लड वेसल में अंदर इकट्ठा हो जाएगा तब ना। पर हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे कट लगा है ना, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उसमें कट लगा, तो वहां पे भी तो क्लॉटिंग की नीड है ना। अदरवाइज अगर क्लॉटिंग नहीं करेंगे तो ब्लड लॉस होता चला जाएगा और कुछ समय बाद क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। ठीक है, बिना कट लगे भी अंदर ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर हो जाती है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ब्लड क्लॉटिंग ये वाली पढ़ रहे हैं कि जब कट या इंजरी लग जाती है तो ब्लड लॉस ना हो वहां से, तब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं कि ये हमारी कोई ब्लड वेसल है ना, जिसमें बेसिकली क्या है? ब्लड ऐसे फ्लो कर रहा होता है। इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं? इसमें आपकी आरबीसी सर्कुलेट कर रही हैं, है ना, कुछ डब्ल्यूबीसीज भी होंगी, ये इस तरीके से ये डब्ल्यूबीसीज हैं आपकी। और थोड़ी देर पहले जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? प्लेटलेट्स। क्या पढ़ा? ये प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, काफी सारे प्लेटलेट के फ्रेगमेंट प्रेजेंट है। समझ में आ रही ना? अच्छा, अब हमने कहा कि यहाँ पे इंजरी होती है, तो मान लेते हैं कि ये जो एरिया है पर्टिकुलर, ये आपकी स्किन का एरिया है। ये है, और देखिए जैसे ये जो है ऊपर, ये मान लेते हैं आपकी स्किन है। स्किन के नीचे कुछ टिश्यू एरिया रहेगा, है ना, ये टिश्यू एरिया है। इस टिश्यू में कुछ यहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगी? सेल्स मिल जाएंगी। और फिर उसके नीचे जब जाएंगे तो ब्लड वेसल्स भी मिल जाएंगे। क्लियर?
ब्लड वेसल्स ये प्रेजेंट है, ये ब्लड वेसल है, कुछ भी हो सकती है ब्लड वेसल्स, आर्टरी हो सकती है, वेन्स हो सकती हैं, कैपिलरीज भी हो सकती हैं। अब कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, कट लग जाता है। क्या हो जाता है, कट लग जाता है। तो इसको पहले हम कॉपी कर लें, फिर पढ़ते हैं, इसको क्लोन बना लें और इधर आ जाइए। चलिए, हाँ, तो सपोज करते हैं कि आपकी स्किन में यहाँ पे ऐसे कट लगा, ये इस जगह पे कट लगा, तो यहाँ पे ये एरिया क्या हो गया, डैमेज हो गया। अच्छा, अगर ज़्यादा डैमेज हो गया तो हो सकता है कि वो इन सेल्स को भी क्या कर दे, एक तरीके से रप्चर कर दे, ये जो सेल्स हैं आपकी टिश्यू वाली। और हो सकता है कि ज़्यादा डीपर अगर गया तो ब्लड वेसल को भी क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। क्लियर है? तो ये देखिए आपकी ब्लड वेसल्स क्या हो गई, यहाँ पे इनका डैमेज हो गया, जो आसपास टिश्यू वाली सेल्स थी वो भी डैमेज हो चुकी हैं, ये देखिए, है ना। और जो आपकी स्किन की लेयर थी उसमें तो कट लगा ही है ना, ये इसमें कट लगा है। क्लियर है? तो ये जो साइट है, ये पर्टिकुलर साइट, ये कौन सी साइट है, ये इंजर्ड साइट है। इंजर्ड मतलब जहां पे क्या हुई, जहां पे हमें चोट लगी है, इंजर्ड साइट है। क्लियर है? अब इस इंजर्ड साइट से एक पर्टिकुलर केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चे थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। तो उसको हम ब्लू कलर से यहाँ पे लेबल कर रहे हैं कि वो ऐसे क्या करता है, एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है थ्रोम्बो, अभी इसमें मत लिखना, मैं लिखा दूंगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक, अच्छा, ब्लड वेसल्स में अलग अलग तरीके के ना प्रोटीन्स क्या है, सर्कुलेट कर रहे होते हैं, कई सारे प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स का नाम होता है जैसे प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। क्लियर है? इन सब का जो एक्यूमुलेशन है वो आकर के ब्लड क्लॉटिंग कराता है। तो अभी हम समझते हैं धीरे धीरे, फिर आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आया, किसने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो ये इंजर्ड टिश्यूज थे, है ना, इंजर्ड ब्लड वेसल है, इन्होंने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्लियर? इसकी वजह से क्या होगा, तो हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, फिर आपको बताता हूं। तो मैं आप पहले लिख लें कि जो इंजर्ड टिश्यू है उसने रिलीज किया बेसिकली एक केमिकल जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर? ये बेसिकली एक्ट करता है एक एंजाइम की तरह। किस तरीके से काम करता है ये? एंजाइम की तरीके से काम करता है। अच्छा, एंजाइम क्या कराएगा, एक सबस्ट्रेट होगा, उस सबस्ट्रेट का नाम है बच्चे प्रोथ्रोम्बिन। ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स। और कैसे प्रोटीन है, सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। देखो, पहले पहले समझ लो फिर लिखना, मैं टाइम दूंगा, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, प्रोथ्रोम्बिन एक तरीके का सॉल्युबल प्रोटीन है। सॉल्युबल समझते हैं, जो मतलब घुला हुआ हो। किसमें घुला हुआ है, ये बेसिकली ब्लड के प्लाज्मा में घुला रहता है, ब्लड में ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जो अभी हमने ब्लड वेसल बनाई थी, तो यहाँ पे
इस तरीके से कुछ प्रोटीन है जो उसी प्लाज्मा में क्या है, डिसॉल्व हो करके ऐसे फ्लोट करते रहते हैं। क्लियर है? उनका अभी कोई काम नहीं है, वो इनएक्टिव स्टेट में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। किस स्टेट में बच्चे? इनएक्टिव स्टेट में। लेकिन ये एक्टिवेट होते हैं जब क्या आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कब आता है? जब आपको क्या हो गई है, एक इंजरी हो गई है। हाँ, अभी ये पूरा एक मैकेनिज्म है। अभी क्लॉट तक हम जब पहुंचेंगे तब तक मैं 2-3 रिएक्शन लिख चुका हूँ, तो पहले इसको समझो। तो प्रोथ्रोम्बिन एक टाइप का प्रोटीन है जो सॉल्युबल नेचर का है और ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन किस में कन्वर्ट हो गया? थ्रोम्बिन में। क्लियर है? विच इज हम कहें कि ये किस में आ गया है, कन्वर्ट हो गया, एक एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? इतना समझ में आया? दूसरी चीज, ब्लड के अंदर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है ना? ब्लड के अंदर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। ये फाइब्रिनोजेन भी क्या है, एक तरीके के वही सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, है ना, इन ब्लड प्लाज्मा, इन ब्लड प्लाज्मा। और ये भी इनएक्टिव स्टेट में क्या करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं ब्लड के अंदर। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, ये फाइब्रिनोजेन क्या है, एक्चुअल में सॉल्युबल है, लेकिन ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। किसमें? फाइब्रिन। और फाइब्रिन एक्चुअल में क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थ्रेड लाइक। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये अनसॉल्युबल हैं। किसमें? अनसॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा। ये डिसॉल्व नहीं हो सकता ब्लड प्लाज्मा में। क्लियर है? तो पिछले स्टेप पे देखते हैं। देखिए, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में, है ना, फाइब्रिनोजेन का कन्वर्जन किसमें हुआ? फाइब्रिन में हुआ, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट हो जाते हैं। इतना अभी तक समझ में आया? चलिए, ये याद रखिएगा कि इंजर्ड टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज निकलता है, एक रिएक्शन कराता है, वो प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन में। और यहाँ पे एक और आयन होता है जिसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम भी काफी रोल उसमें क्या करता है, प्ले करता है ना, इस रिएक्शन को कराने में। फिर जब थ्रोम्बिन बन जाता है, तो थ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड में प्रेजेंट एक जो दूसरा प्रोटीन है, दूसरा प्रोटीन जो फाइब्रिनोजेन है, वो भी सॉल्युबल नेचर का होता है, इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होता है, उसको भी एक एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, और वो एक्टिव स्टेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसी हो जाती है, और उस स्टेज को बोलते हैं फाइब्रिन। क्लियर? ये चीज, ये जो रिएक्शन थी यहां से यहां कन्वर्ट कराने वाला, ये किसने करा? थ्रोम्बिन ने। ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस की वजह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखिए नजर आ रहे हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन कहाँ रहे हैं एक्चुअल में? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके इस इंजर्ड जो साइट है आपकी, है ना, यहाँ पे, ठीक है, ये जो इंजर्ड साइट है, यहाँ पे ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, ऐसे यहाँ पे इकट्ठे होने लगेंगे। दिख रहा है आपको? इन धागे जैसे स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने? फाइब्रिन्स। क्या नाम दिया? ये यहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, फिर आता है किसका रोल बच्चे? प्लेटलेट्स का। देखिए, इन नेटवर्क ऑफ थ्रेड में क्या आपको लगता है कि जो प्लेटलेट्स हैं, छोटी छोटी प्लेटलेट्स हैं, ये जा करके ऐसे स्टक कर जाएंगे यहाँ पे? अगर ये जैसे ब्लड फ्लो हो रहा था अभी तक,
तो ये प्लेटलेट्स यहाँ पे जाकर के क्या कर जाएंगे, ऐसे स्टक कर जाएंगे, बीच बीच में फंस जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे जो एक गैप बन गया था उस गैप को आप यहाँ पे फिल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन्स एंड प्लेटलेट्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन्स एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो आप बना रहे हो यही तो एक्चुअल में क्या है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें दो कंपोनेंट्स आपने देखे, एक तो ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने फाइब्रिन बोला, और दूसरी चीज है प्लेटलेट्स या अदर जो जितनी भी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, जो यहाँ से गुजरने वाली थी, अब वो क्यों नहीं गुजरेंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, एक जाल बिछ गया है। अब इसमें से सेल यहाँ से नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती, तो वहाँ पे एक लेयर बन जाएगी। अब फर्दर ब्लड लॉस धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेसिकली क्लॉट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन। समझ में आई, क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। और कुछ समय बाद 2-3 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद आपको क्या नजर आएगा कि एक ब्राउन कलर का, है ना, डार्क रेड कलर का एक इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी एक कवरिंग नजर आएगी। ऐसे दिखती है ना, स्किन में जब चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद जब वहां पे क्लॉट बन जाता है तो वो एक से डार्क रेड कलर का या ब्राउन कलर का एक एक स्कम बन जाता है ना ऊपर की तरफ, है ना, तो वो है ये। क्लियर। तो क्या हमने जैसे एक पपड़ी सी जम जाती है ना ऊपर, हाँ वो वाली चीज, है ना। तो क्लॉट फॉर्मेशन के बाद इस तरीके से ऐसे, है ना, तो अब यहां से ब्लड लॉस नहीं होगा। क्लियर, समझ में आ रही ना बात। तो बेसिकली जो रोल प्ले किया वो किसने किया, फाइब्रिन ने और प्लेटलेट्स ने किया। तो हम यहाँ पे इसको लिख भी लेते हैं कि ये जो फाइब्रिन्स हैं ये, है ना, इसके बाद की कहानी लिख लेते हैं इसमें। फाइब्रिन्स, है ना, या नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन्स। हाँ मैं लिखवाता हूँ पहले कर लो ना। नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन्स, network of fibrins holds या फिर ट्रैप लिख देते हैं, traps so many platelets and other blood cells to form the scum, है ना। क्लियर, स्कम बन गया। उसकी वजह से क्या हो गया, प्रिवेंशन ब्लड लॉस, prevention of blood loss from the vessel। क्लियर है। ठीक है, इसके लिए मेरे को एक और वर्ड ढूंढना पड़ेगा, अभी आप इसका मत लिखो, इसको क्लॉट लिख लो अभी फिलहाल के लिए। चलिए, तो अभी आपको क्या ड्रॉ करना है बताइए, क्या क्या करना, ये वाला हो गया, ठीक। ये ब्लड क्लॉटिंग की बेसिकली क्या है, रिएक्शन है।
अच्छा, आपने फ्रेंड्स को बता रखा है कि आप ऐसे क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन? हम्म। अच्छा, वो लोग कहाँ पढ़ते हैं? अच्छा अच्छा। तो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता? अच्छा, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं स्कूल की एकेडमिक से या नहीं? क्या थोड़े हैं? हाँ। क्या उनकी एज क्या है? तो इसीलिए नहीं पढ़ा पड़े ना, क्योंकि एज गैप ज़्यादा हो गया ना आपके और उनमें। अच्छा। हाँ, वो भी है, डिपेंड करता है जो थोड़ी सी अपने नेचर को चेंज कर लेता है ना, टाइम के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेता है तो अच्छा रहता है। हम्म, समझ गया। स्कूल गुड़गांव में ही है, दिल्ली में? हम्म, ठीक। ठीक है, नोट डाउन करो। पूरा हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो टर्म, वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है बच्चे? हाँ, मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं ब्लड, है ना, एक बॉडी से, या हम कहें ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है। सो ट्रांसफरिंग ब्लड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर अनदर, है ना। एक इसमें हेल्दी पर्सन रहेगा, एक इसमें जो है पेशेंट रहेगा। हेल्दी पेशेंट, हेल्दी पर्सन से हम जो पेशेंट वाला पर्सन होगा उसमें हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। लेकिन यहाँ पे केस क्या आ जाता है कि जो ब्लड हैं वो सारे के सारे सिमिलर नहीं है ना, उनमें कुछ डिसिमिलैरिटी होती है ना। आपने सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, आपका ब्लड ग्रुप बी है, क्लियर हो रही ना बातें। फिर किसी का ओ है, किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है। तो ये जो डिसिमिलैरिटी है ब्लड ग्रुप्स के अंदर, ब्लड के अंदर, वो किस वजह से है?
और उसका क्या इतना इंपॉर्टेंस है कि हमें उसको चेक करना पड़ता है बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले। क्लियर है? क्या हम किसी का भी ब्लड किसी में भी ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, तो उसके लिए आपको, हाँ उसके लिए आपको सर्टेन टाइप ऑफ पर्सन ही होंगे या सर्टेन टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप का ही ब्लड जो है आपको ट्रांसफर किया जा सकता है ना। तो उसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि वी कैन नॉट ट्रांसफर एनी ब्लड ग्रुप टू एनी पर्सन, किसी को भी कोई सा भी ब्लड नहीं दे सकते, है ना। वी हैव different type of blood group on the basis of presence of कैरी कहाँ लिखा मैंने? देखिए, ट्रांसफरिंग ब्लड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फिर वी कैन नॉट ट्रांसफर एनी ब्लड ग्रुप टू एनी पर्सन, फिर हम फिर हमने लिखा है वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस लिख सकते हैं या फिर प्रेजेंस और absence of two antigens on surface of RBCs। देखिए, पहले तो लिखते हैं एंटीजन क्या होता है। देखिए, एंटीजन होता क्या है, ज्यादातर ये प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? एंटीजन ज्यादातर प्रोटीन का बना होता है और एंटीजन के अगेंस्ट में हमेशा क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज। क्या बनती हैं हमेशा? ठीक है, एंटीबॉडीज बनाने वाला सेल कौन सा था? लिम्फोसाइट। कौन सा सेल था? ठीक है, ये एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? तो देखिए, आरबीसीज होती हैं, ये इस तरीके से बाइकॉनकेव शेप में आरबीसीज प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम ब्लड ग्रुप्स को कैसे डिसाइड करते हैं, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा कि प्रेजेंस और एब्सेंस, या तो कोई चीज प्रेजेंट हो और या फिर ना हो। क्या हो और क्या ना हो? तो हमने लिखा कि दो एंटीजेंस अगर वो हैं तो एक टाइप का ब्लड ग्रुप आएगा और नहीं है तो दूसरे टाइप का ब्लड ग्रुप आएगा। फॉर एग्जांपल, एक एंटीजन है, यहां पे मैंने, देखिए बच्चे ध्यान से देखिए इधर, पहले ये आरबीसी है, ठीक, इधर देखो, पहले लिखना बाद में, मैं टाइम दूंगा आपको। ये आरबीसी है,
आरबीसी की सरफेस पे एक पर्टिकुलर एंटीजन है और उस एंटीजन का नाम है ए। क्या नाम है? ये आरबीसी कहाँ प्रेजेंट होती है? क्या ये आरबीसी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है ना? तो अगर किसी पर्सन में उसके ब्लड में जो आरबीसी है और आरबीसी के सरफेस पे ए नाम का एंटीजन है, तो उसका एक्चुअल में जो ब्लड ग्रुप होगा उसको मैं उसके ब्लड ग्रुप को क्या बोलूंगा कि कैसा ब्लड ग्रुप है उसका? उसका ब्लड ग्रुप ए है बेसिकली। क्या है? तो ऐसा आपने कैसे बोल दिया कि ए है? क्योंकि आपने कहा कि इसकी आरबीसीज के अंदर एक सरफेस पे एंटीजन ए लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एंटीजन ए। एंटीजन ए, एंटीजन होता क्या है बेसिकली? प्रोटीन के कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, प्रोटीन के सब्सटेंसेस हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है इस पर्सन का वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, फिर कोई दूसरा आदमी ले लेते हैं। ये दूसरा आदमी है, दूसरे आदमी की आरबीसी है, ये पर्सन 1 है ना? ये पर्सन 1 है। ठीक, वो पर्सन 2 है। हमने उसका ब्लड कलेक्ट किया, ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट थी, आरबीसी की सरफेस को हमने स्टडी करा और स्टडी करते वक्त हमें ये नजर आया कि इसके पास भी एक एंटीजन है बच्चे, इसकी सरफेस पे भी क्या है? लेकिन इस बार जो एंटीजन है वो कौन सा एंटीजन है? कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन। कौन सा? वो केमिकल नेचर है, वो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है केमिकल नेचर इसका, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने पहले से ही आइडेंटिफाई कर रखा है ना? तो एक ए नाम का एंटीजन है और एक बी नाम का एंटीजन है। तो जिसकी सरफेस पे बी नाम का एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कैसा ब्लड ग्रुप होगा बच्चे? बी वाला, है ना? बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है इस पर्सन 2 में। यहाँ ए नाम का है तो ए टाइप का। क्लियर? एक थर्ड इंडिविजुअल लेते हैं, एक पर्सन है ना? तीसरा आदमी हमने उठाया रैंडमली और हमने कहा कि इसके सरफेस पे यहाँ पे ऐसे ए नाम का एंटीजन नजर आ रहा है और इसकी सरफेस पे यहाँ पे बी नाम का भी एंटीजन नजर आ रहा है इसकी आरबीसी की सरफेस पे। क्लियर है? ठीक, तो इस केस में इसका ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा? इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा बच्चे? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर हो रही ना बातें? अभी नेगेटिव पॉजिटिव बाद में पढ़ेंगे। ये तीसरा पर्सन है, ठीक है? ये तीसरा पर्सन है और क्या यहाँ पे हमने देखा कि अगर ए बी जो है एंटीजन प्रेजेंट है तो अब ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? ए बी। नेगेटिव पॉजिटिव अभी ध्यान नहीं रखना, अभी अभी मैं बाद में बताऊंगा नेगेटिव पॉजिटिव। ए और बी अगर दोनों प्रेजेंट है तो जो इसका ब्लड ग्रुप है वो ए बी ब्लड ग्रुप है। क्लियर हो रही ना बात? एक और पर्सन लेते हैं, पर्सन नंबर कितना हो गया? ये 4th हो गया। और इस 4th नंबर के ब्लड ग्रुप को हम जब डिटेक्ट करने जा रहे हैं तो हमें नजर आया कि यहाँ इसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? तो मैंने कहा यार अब तो बड़ी दिक्कत आ गई, तो इसके ब्लड ग्रुप का नाम क्या रखेंगे फिर? इसका कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब 0। तो हमने ऐसे उसको लिख दिया O। 0 मतलब यहाँ पे क्या है? O। O ब्लड ग्रुप है इसका। क्लियर है? तो यहाँ हमने O ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे किया? क्या हमने इस वजह से डिसाइड किया कि यहाँ पे किसी भी तरीके की एंटीजन प्रेजेंट नहीं है? समझ में आई बात? हाँ, तो देखिए हमने शुरू में लिखा कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप को? क्या एंटीजन प्रेजेंट हो या एंटीजन एब्सेंट हो तो उस पर ब्लड ग्रुप हम डिसाइड कर देते हैं, है ना? अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी है।
अगर दोनों ही तरीके के एंटीजन आरबीसी की सरफेस में प्रेजेंट है किसी पर, स्ट्रॉन्ग क्या करना है आपको, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता। नहीं वो तो ऐसा कुछ नहीं है, एंटीबॉडीज हमारे इसके आगे बच्चे, एंटीबॉडीज बनाने का काम जो है ना वो डब्ल्यूबीसी का है, और वो जो एंटीबॉडीज बनानी है वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनानी है, ना कि अपनी आरबीसी के अगेंस्ट बनानी है। क्लियर है? तो ये जो पर्सन थर्ड है इसमें ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि दोनों जो है एंटीजन प्रेजेंट है इसकी सरफेस पे। एंड पर्सन नंबर 4 पे यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए हमने इसका ब्लड ग्रुप ओ रखा है। तो यहाँ लिख लेते हैं हल्का हल्का, बोथ एंटीजन्स, है ना, बोथ एंटीजन, कौन से बोथ, ए और बी। यहाँ क्या लिखेंगे, नो एंटीजन, एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्या रख दिया, ओ नाम रख दिया। क्लियर है? ठीक, तो अब इसको ड्रॉ कर लीजिए जो मैंने बनाया है। और यहां पे सिर्फ कौन सा एंटीजन है बच्चे, ओनली ओनली ए एंटीजन, और इधर क्या लिखेंगे, ओनली बी एंटीजन। ठीक, चलिए फटाफट इसको बनाइए। हो गया, इसको भी ड्रॉ करिए। अभी मुझे इसकी डीपीपी भी देनी है ना इस चैप्टर की। हाँ, इसीलिए हमने उसको ओ रखा है। अमेरिका में ओ को हम मतलब अमेरिका में जीरो को ओ भी बोलते हैं। आप जैसे किसी का भी जूठा वो तो फिर जूठा तो कोई भी किसी का खा सकता है, ऐसा क्या है, जूठा खाने से वो चीज़ ब्लड में थोड़ी जा रही है। अच्छा, मैं क्या बताने वाला था, हाँ, कि हमने यहाँ पे एंटीजन कुछ नहीं है तो ओ टर्म यूज क्यों करा। अमेरिका में कॉन्सेप्ट है कि वो जीरो को, है ना, किस टर्म से बुलाते हैं, ओ से बुलाते हैं। आपने सुना होगा ना, ये कितने बज रहे हैं बच्चे, तो ओ क्या है यहाँ पे, जीरो। समझ में आई रही ना बात है? तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीजन इज
एब्सेंट, तो एब्सेंस की वजह से हमने यहाँ पे ब्लड ग्रुप का नाम ओ रख दिया, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट लोग इस पे काम करते रहे होंगे तो उन्होंने इस पे ओ इसका जो है वर्ड निकाल दिया। क्लियर है? ठीक। तो एक तो ये टाइप का ब्लड ग्रुप होता है जिसको हम एबीओ ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ए अगर है तो ए बी, मतलब ए है तो ए ब्लड ग्रुप, बी है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है? इसके अलावा भी एक टाइप का ब्लड ग्रुप आता है, उसको हम बोलते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है बेसिकली। क्लियर हो रही ना बात? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने हाँ, प्लेटलेट्स के अंदर हमने पढ़ा कि उनका रोल क्या है। बिल्कुल सही है ना? तो आप समझ में आया? हाँ, चलिए, तो अभी क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आरएच ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन जो पर्सन है ना, वो किस पर्सन को ब्लड दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। अगर मान लेते हैं कि कोई किसी को ऐसे ही रैंडमली ब्लड दे देता है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा अगर हम ऐसे है ना, हाँ बिल्कुल सही है ना, क्लॉटिंग होगी और उसकी वजह से अल्टीमेटली उस पर्सन की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। इसलिए हम ये अवॉइड करते हैं, है ना। हाँ 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 हाँ, हो सकता है क्योंकि उसमें आपने जो इंजेक्शन लिया था ना, उसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो जब आपने ब्लड सक किया, विड्रॉ किया, तो वो बैक्टीरिया के साथ मिक्स हो गया, और जब आपने वापस डाला तो वो इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया थे वो फिर से वापस ब्लड में चले गए। हाँ, फिर तो अल्टीमेटली यही होना है। क्लियर? चलिए, मिलते हैं। आप फ्राइडे को क्लास होगी हमारी, है ना? ठीक है, बाय।